नमस्कार, मैं विज्ञान कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुनता जा में स्वागत करता हूँ। आज हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखे गए खानाबदोश के पार्ट 2 पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए पार्ट 2 बिना देरी के शुरू करते हैं। पक्की ईंटों का घर बनाना है अपने ही हाथ की पक्की ईंटों से। सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं और शाम को भी अंधेरे होने से तक जुटते रहते हैं। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। सुबह सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्टे पर गारी मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज़ रात में नशा करके मन की भड़ास निकालता था। दिन में भी अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था या इधर उधर बैठा रहता था। किसनी कई कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। जब लौटती थकी निढाल और मुरझाई हुई। कपड़ों लत्तों की अब कमी नहीं थी। उस रोज़ सुबह सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा था, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं है। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा था छोटे बाबू मानो को। बात पूरी होने से पहले ही सुबह सिंह ने उसे फटकार दिया था, तुमसे जो कहा जाए वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी ही रहो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। असगर ठेकेदार की गिग्गी बंद गई। वह चुपचाप मानो को बुलाने चल दिया था। असगर ठेकेदार ने आवाज़ देकर कहा था, मानो छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। मानो ने सुकिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। सुकिया भी इसे बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था मछली को फांसने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश में नशे खींचने लगी थी। जसदेव ने भी सुकिया की मंद स्थिति को भांप लिया था। वह फुर्ती से उठा, हाथ पांव पर लगी गीली मिट्टी झाड़ते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो चाचा। असगर के पीछे पीछे चल दिया। असगर ठेकेदार जानता था कि सुबह सिंह शैतान है, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदगी का खास हिस्सा उसने भट्टे पर गुजारा था। भट्टे से अलग उसका कोई वजूद नहीं था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सुबह सिंह बिफर पड़ा था। तुझे किसने बुलाया है? जी, जो भी काम हो बताइए, मैं कर दूंगा। जसदेव ने विनम्रता से कहा। क्यों? तू उसका खसम है या उसकी चर्बी चढ़ गई है? सुबह सिंह ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बाबूजी, आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव की बात पूरी करने से पहले ही एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। जानता नहीं, भट्टे की आग में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेगी राख से, समझा? सुबह सिंह ने उसे धकिया दिया। जसदेव गिर पड़ा था। जब तक वह संभल पाता, लात घूंसे से सुबह सिंह ने उसे अधमरा कर दिया था। चीख पुकार सुनकर मजदूर उनकी ओर दौड़ पड़े थे। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सुबह सिंह जीप में बैठ गया था। देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई थी। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा था। सुखिया और मानव जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए थे। वह दौड़ दर्द से कहरा रहा था। मानव ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुखिया गुस्से से कांप रहा था। मानव के अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। वह किसनी नहीं बनना चाहती थी। इज्जत की ज़िंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। समूचा दिन अदृश्य भय और दशरथ में बीता था। जसदेव को हल्का बुखार हो गया था। वह अपनी झोंपड़ी में पड़ा था। सुखिया उसके पास बैठा था। आज की घटना में से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सुबह सिंह किसी भी वक्त लौटकर आ सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। बूढ़ा बिलसिया, जो अफसर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया था। उसके खांसने की आवाज़ भी आज कुछ धीमी हो गई थी। किसनी की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। बीच बीच में हैंडपंप की खंच खंच ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने था। सभी को पानी के लिए इस पंप पर आना पड़ता था। भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतज़ाम नहीं था। कटने फटने पर घाव और मिट्टी लगा देना था। कपड़ा
जलाकर राख भर देना ही दवाई की जगह आते थे। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया था। रोटियां सेक कर सुकिया के सामने रख दी थी। सुकिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक के नीचे उतारी थी। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था वह मानो को किसनी नहीं बनने देगा। मानो भी गुमसुम अपने आप से ही लड़ रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाए जा रहा था, क्या औरत होने से यही सज़ा है? वह जानती थी कि सुकिया ऐसे वैसा कुछ नहीं होने देगा। वह महेश की तरह नहीं है, भले ही यह भट्टा छोड़ना पड़े। भट्टा छोड़ने के ख्याल से ही वह सिहर उठी। नहीं, भट्टा नहीं छोड़ना है। उसने अपने आप को आश्वस्त किया। अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुकिया ने टोका, कहाँ जा रही हो? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूँ। मानव ने सहज भाव से कहा, बामन तेरे हाथ की रोटियां खावेगा? अक्ल मारी गई है? सुकिया ने उसे रोकना चाहा। क्यों, मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है? मानव ने सवाल किया। पल भर रुककर बोली, बामन नहीं, भट्टा मजदूर है, वह मारे जैसा। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोपड़ी में डिबरी जल रही थी। मानव ने झोपड़ी का दरवाज़ा ठेला। जी कैसे है? भीतर जाते हुए मानव ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसके मुंह से दर्द की आह निकली। कमबख्त कीड़े पड़ेंगे, मेरा मरेगा, हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे, आदमी नहीं चले, जंगली जानवर है। मानव ने सुबह सिंह को कोसते हुए कहा। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। यह ले, रोटी खा ले, सुबह से भूखा है। दो कौर पेट में जाएंगे तो ताकत तो आवेगी बदन में। मानव ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया था। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज़्यादा समय नहीं हुआ था। खुद वह कुछ भी नहीं पाया था। शरीर का पोर पोर टूट रहा था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है? मानो ने जैसे उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामन हो, इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे। अगर ये वो बात है तो मैं ज़ोर ना डालूंगी, थारी मर्जी। औरत हूँ, पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कोर गले से नीचे नहीं उतरता। फिर तुम तो दिन रात साथ काम करते हो, मेरी खातिर पीटे, फिर यह बामन महारे बीच कहाँ से आ गया? मानो रुआसी हो गई थी। उसका गला रूंध गया था। रोटी लेकर वापस लौटने के लिए मुड़ी। जसदेव में साहस नहीं था कि उसे रोक लेने के लिए। उनके बीच जुड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए थे। अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी मानो, बिना कुछ खाए। दिन भर उसकी घटनाएं उसके दिमाग में खलबली मचा रही थी। जसदेव भूखा है, यह एहसास उसे परेशान कर रहा था। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव का साथ उन्हें ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत जो सूबे सिंह से लड़ने में हौसला दे सकती है। दो से तीन होने का सुख मानो महसूस करने लगी थी। सुकिया भी चुपचाप लेटा हुआ था। उसके भी नींद उड़ चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इन्हीं हालात में गांव छोड़ा था। वे ही फिर सामने खड़े थे। आखिर जाएं तो कहाँ? सुबह सिंह से पार पाना आसान नहीं था। सुनसान जगह है, कभी भी हमला कर सकता है। या फिर मानो को विचार आते ही वह काम गया था। उसने करवट बदली। मानो जाग रही थी। उसे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपटा लिया था। जसदेव ने भी पूरी रात जाग कर काटी थी। सुबह सिंह का गुस्सैल चेहरा बार बार सामने आकर दहशत पैदा कर रहा था। उसे लगने लगा था कि जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि सुबह सिंह मारपीट करेगा। ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी। वह डर गया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो, वो इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। सुबह होते ही वह असगर ठेकेदार से मिला था। असगर ही उसे शहर से अपने साथ लाया था। जसदेव ने असगर ठेकेदार से अपने मन की बात की। ठेकेदार ने उसे समझाते हुए कहा, अपने काम से काम रखो, क्यों इनके चक्कर में पड़ते हो? जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानो ने ताड़ लिया था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी।
वह सहजता से अपने काम में लगी थी। वह जानती थी कि उनके बीच एक फासला आ गया है, लेकिन वह चुप थे। सुबह सिंह को भी लगने लगा था कि मानो को फुसलाना आसान नहीं है। उसकी तमाम कोशिश निर्थक साबित हुई थी। इसलिए वह मानो को सुकिया को परेशान करने पर उतर आया था। उसने असगर ठेकेदार से भी कह दिया था कि उससे पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान ना करें, ना कोई रियायत ही बरते उनके साथ। मानो से कुछ छुपा नहीं था। सुबह सिंह की हरकतों पर उसकी नज़र थी। उसने अपने आप में निश्चय कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनवाना है। लेकिन सुबह सिंह इस ख्याल में बाधक बन रहा था। सुखिया और मानो दिन रात काम में जुटे थे। फिर भी हर महीने वे ज़्यादा कुछ बचा नहीं पा रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईंटों पाती थी। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। एक ही उद्देश्य था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। इसलिए सुबह सिंह की जातियों को वे सहन कर रहे थे। लेकिन एक तड़प थी दोनों में जो उन्हें संभाले हुए थी। सुबह सिंह नित नए बहाने ढूंढ लेता था उन्हें तंग करने के लिए। एक शीत युद्ध जारी था उनके बीच। सुकिया से ईंट पाथने का सांचा वापस ले लिया गया था। उससे भट्टे की मार मोरी का काम दे दिया था। मोरी का काम खतरनाक था। मानो डर गई थी, लेकिन सुकिया ने उसे हिम्मत बंधाई थी। काम से क्यों डरना। सुकिया का सांचा जसदेव को दे दिया गया था। सांचा मिलते ही जसदेव के रंग बदल गए थे। वह मानो को हुक्म चलाने लगा था। मानो चुपचाप काम में लगी रहती थी। कल तड़के ईंट पाथनी है, ईंटें हटाकर जगह बना दे। जसदेव आदेश देकर अपनी झोपड़ी की ओर चल गया था। मानो ने पाथी ईंटों को दीवार की शक्ल में लगा दिया था। कच्ची ईंटों को सुखाने के लिए खड़ी 2 आड़ी ईंटें रखकर जाली दीवार बना दी थी। ईंट पाथने की जगह खाली करके ही मानो लौटकर झोपड़ी में गई थी। हैंडपंप पर भीड़ था। सभी मजदूर काम खत्म करते ही हाथ मुंह धोने के लिए आ गए थे। सुबह होने से पहले ही मानो उठ गई थी। उसे काम पर जाने की जल्दी थी। चारों तरफ अंधेरा था। सुबह होने का वह इंतजार करना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सुबह के काम निपटाए और ईंट पाथने के लिए निकल पड़ी थी। सूरज निकलने में अभी देर थी। जसदेव से पहले ही वह काम पर पहुंच जाती थी। इक्का दुक्का मजदूर ही इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। वह तेज कदमों से ईंट पाथने की जगह पर पहुंच गई थी। वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई थी। सारी ईंट टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से रौंद डाला था। ईंटों की दयनीय अवस्था देखकर उसकी चीख निकल गई थी। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। आवाज़ सुनकर मजदूर इकट्ठा हो गए। जितने मुंह उतनी बातें। सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। रात में आंधी तूफान भी नहीं आया था। ना ही किसी जंगली जानवर का यह काम हो सकता है। कई लोगों का कहना था कि किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी है। मानो का हृदय फटा जा रहा था। टूटी ईंटों को देखकर वह बौरा गई थी, जैसे किसी ने उसे पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया था। जसदेव काफ़ी देर बाद आया था। वह निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उसका कुछ लेना देना ना हो। सुकिया भी हो हल्ला सुनकर मोरी का काम छोड़कर आया था। ईंटों की हालत देखकर उसका भी दिल बैठने लगा था। उसकी जैसे हिम्मत टूट गई हो। वह फटी फटी आंखों से ईंटों को देख रहा था। सुकिया को देखते ही मानो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। सुकिया ने मानो की आंखों से बेहद बहते तेज अंधड़ों को देखा तो उनकी किरकिराहट अपने अंतर्मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज़ उसके कानों को फाड़ रही थी। असगर ठेकेदार ने साफ कर दिया था, टूटे फूटे ईंट हमारे किसी काम की, इनकी मजदूर हम नहीं देंगे। असगर ठेकेदार ने उनकी सही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया था। मानव ने सुकिया की ओर डबडबाई आंखों से देखा। सुकिया ने चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छलछला आई थी। उसे लगने लगा था जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ हैं। तरह तरह की बाधाएं उसके सामने खड़ी हो जा रही थी। वह रुकना उसके लिए कठिन हो गया था। उसने मानो का हाथ पकड़ा। चल, ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। पक्की ईंटों के मकान का सपना उनकी पकड़ से फिसलकर और दूर चला गया था। भट्टे से उठते काले धुएं के आकाश तले एक काली चादर फैला दी थी। सब कुछ छोड़कर मानो और सुकिया चल पड़े थे, एक खानाबदोश की तरह, जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए। पीछे टूट गए थे कुछ बेहतर
बेतरतीब पल, पसीने के अक्स जो भी इतिहास नहीं बन सकेंगे। खाना बदोश जिंदगी का एक पड़ाव था या भट्टा। शुकिया के पीछे पीछे चल पड़ने से पहले मानव ने जसदेव की ओर देखा था। मानव को यकीन था जसदेव उनका साथ देगा, लेकिन जसदेव को चुप देखकर उसका विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया। मानव के सीने में एक ठेस उभरी थी, सर्द सांस में बदलकर मानव को छलनी कर दी थी। उसके होंठ फड़फड़ाए थे कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द घुटकर रह गए थे। सपनों के कांच उसकी आंख में किरकिरा रहे थे। वह भारी मन से सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी, अगले पड़ाव की तलाश में, एक दिशाहीन यात्रा पर। और इसी के साथ हमने खानाबदोश कहानी को पूर्ण किया, जिसमें सुकिया और मानव की कहानी दिखाई गई, जिसमें मानव एक सपने देख रही थी, वो एक घर के सपने देख रही थी जिसे ईंटों से बनाया गया था। उसमें घर परिवार अपना वो खोज रही थी, जिसने अंतिम कहानी में उसके सारे सपने टूट गए। और इसके साथ हमने कहानी पूर्ण की। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे तो उसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।